नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में और मैं हूं सुगंधा। तो हमने पिछले 2 पार्ट्स में बात करी गांधी जी की जर्नी की। उनके जीवन से जुड़े हुए 2 चैप्टर्स के बारे में हमने बात करी। पहली उनकी पर्सनल लाइफ, अर्ली लाइफ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई हुई, कैसे बैरिस्टर बने, और दूसरा किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी कूदे, कौन कौन से आंदोलन से उन्होंने शुरुआत करी। अब आज इस 3rd पार्ट में हम आगे की कहानी जानेंगे और कौन कौन से मूवमेंट्स आगे हुए, आंदोलन हुए, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया गांधी जी के साथ उनकी स्वतंत्रता की जर्नी पर। उन्नीस सौ 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को एक छोटी लेकिन बहुत भारी चुनौती देने का विचार किया। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था, जिससे आम लोगों की जरूरत का ये सस्ता सा पदार्थ भी महंगा हो गया था। गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जिसपे आम आदमी का गुस्सा और सहयोग पूरे देश भर में मिल सकता है। फरवरी 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक डिमांड्स बताई, जिसमें से था कि नमक का कानून तोड़ा जाए, नमक का कानून बंद किया जाए। जब इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत नमक कानून तोड़ने का फैसला किया और एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था दांडी यात्रा। उन्होंने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत के सॉल्ट टैक्स के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ नमक का कर नहीं बल्कि एक नया संदेश था, एक ऐसी लड़ाई जो आम लोगों से जुड़ी हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ दांडी के लिए यात्रा शुरू की। ये टोटल 390 किलोमीटर की पदयात्रा थी जो करीबन 24 दिनों तक चलनी थी। हर दिन गांधी जी और उनके साथियों ने लगभग 10 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने जहां जहां से गांधी जी गुजरे वहां आम लोगों ने उनका स्वागत किया और देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन में जुड़ने लग गए। आखिरी दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया और ब्रिटिश कानून का खुलेआम विरोध किया। दांडी पर पहुंचे तो गांधी जी ने नमक उठाया और कहा कि ये सिर्फ नमक नहीं है, ये हमारी आजादी की पहली निशानी है। इस एक छोटी सी घटना ने एक बड़ा असर डाला। दांडी मार्च ने देश को एक नई उड़ान दी और लोगों ने समझा कि उनका एक आवाज होना कितना जरूरी है। दांडी मार्च के बाद पूरे देश में लोग नमक बनाने लगे और ब्रिटिश कानून का विरोध करने लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये पहला बड़ा कदम था। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने गांधी जी और अनेक कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गांधी जी को 5 मई 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ही सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो देश के कोने कोने तक फैल चुका था। गांधी जी के दांडी मार्च के चर्चा विदेशों तक थे। गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को और बल दिया। देश भर में लोग डरे नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और जोर शोर से आवाज उठाने लगे। गांधी जी को जब जेल भेजा गया तब भी कांग्रेस और उनके साथियों ने आंदोलन को बरकरार रखा और आगे भी बढ़ाया। जलियांवाला बाग के बाद लोगों में इतना आक्रोश था कि उस आक्रोश को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से एक नए रूप में प्रकट किया गया। गांधी जी को जब जेल भेजा गया तब भी कांग्रेस और उनके साथियों ने आंदोलन को बढ़ाए रखा। जलियांवाला बाग के बाद लोगों में जो गुस्सा था उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से नए रूप में लाया गया, प्रकट किया गया। लोग उस आक्रोश को भूल नहीं पाए थे और उन्हें एक नया रास्ता मिल गया था अपने आक्रोश को दिखाने का। जेल में रहकर भी गांधी जी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। 1931 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जो गांधी जी के आंदोलन के नए मोड़ का कारण बनी। ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के बदले कई डिमांड्स को मान लिया, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना था, भारत के लोगों को नमक बनाने की छूट देना,
आंदोलन के दौरान छीने गए जन और माल को वापस करना। इस पैक्ट के तहत गांधी जी को भी जेल से रिहा किया गया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे गांधी जी के अहिंसा और ब्रिटिशों के विरोध को नए दौर में लेकर आया। गांधी जी को इस समझौते के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया। 7 सितंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए। यह कॉन्फ्रेंस भारत के भविष्यों को लेकर थी, लेकिन गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की स्वतंत्रता पर कई ठोस फैसले नहीं लिए और ये कॉन्फ्रेंस गांधी जी के नजरिए से फेल साबित हुई। गांधी जी ने विदेश में अपना समय काफी देश के राजनीतिक नेताओं से मिलने और भारत की स्थिति पर चर्चा करने में लगाया। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजे गांधी जी के सापेक्ष में उपयोगी नहीं रहे और उन्हें लगभग निराश होकर ही लौटना पड़ा। लंदन से वापस आने के बाद गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जारी रखा और रिवाइव करना शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत काफी सख्त हो चुकी थी तब तक। जनवरी 1932 में गांधी जी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार ब्रिटिश सरकार ने कई कांग्रेस नेताओं को भी साथ में गिरफ्तार किया। जेल में होने के बावजूद गांधी जी ने अपने आंदोलन को कभी बंद नहीं किया, जारी रखा, चुपचाप जारी रखा। जेल में होने के दौरान गांधी जी ने एक और बड़े मुद्दे पर ध्यान दिया, जो था दलित अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ब्रिटिशों के साथ एक अलग निर्वाचित दलित सीट का समर्थन किया, जिसे गांधी जी ने भारत की एकता के लिए खतरनाक माना। गांधी जी ने दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचन सीट का विरोध करते हुए पूना पैक्ट का संधि किया, जो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। इस समझौते के तहत दलितों को निर्वाचित सीट्स की जगह सामान्य निर्वाचन में अधिक सीट्स दी गईं, जिसे एकता बनाए रखने का एक प्रयास कहा गया। तो ये थी दांडी मार्च से लेकर पूना पैक्ट तक की यात्रा। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? गांधी जी ने इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलनों को कैसे कंटिन्यू किया, कैसे और उनकी लाइफ में उनकी इस जर्नी में और क्या क्या चैलेंजेस आए, हम बात करेंगे अगले पार्ट में। सो तब तक कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच।